प्रिया उस किताब को सीने से लगाए हुए अपने डैड और आदित्य के बारे में सोच रही थी। किताब में से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी और प्रिया की बंद आंखों में उजाला फैलता नजर आ रहा था। और अगले ही पल प्रिया ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने रोशनी की वही दुनिया थी। चारों तरफ बस उजाला ही उजाला। प्रिया ने पुकारा, आदित्य, कहाँ हो तुम? कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा, फिर एक हल्की सी आवाज प्रिया को सुनाई दी, मैं यहीं हूँ प्रिया, तुम्हारे पास। प्रिया ने फौरन अपने चारों तरफ देखा, लेकिन आदित्य उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। बस उसकी ये आवाज सुनाई दी थी और ये आवाज बहुत ही कमजोर थी। प्रिया ने थोड़ा डरते डरते पूछा, तुम ठीक तो हो ना आदित्य? आदित्य की आवाज आई, मैं ठीक हूँ प्रिया, लेकिन मेरा वजूद धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। तुम अभी जाओ, मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर प्रिया सहम गई। वो जानती थी उस दिन उस किताब को मरने से बचाने के लिए आदित्य ने अपनी ताकत उसमें डाल दी थी, इसीलिए अब वो आदित्य को देख नहीं सकती, बस उसकी आवाज ही सुन सकती थी, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं। उसने कहा, तुम चिंता मत करो आदित्य, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें अपनी दुनिया में तो एक बार मैं खो ही चुकी हूँ, लेकिन अब इस दुनिया में दोबारा नहीं खो सकती। मैं तुम्हारा वजूद वापस लेकर आऊंगी। रोशनी की दुनिया की वो ताकतवर किताब जब तक मेरे पास है, तब तक वो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर आदित्य की वही धीमी आवाज आई, लेकिन मेरा वजूद उस किताब से वापस नहीं आएगा प्रिया। जिस मकसद के लिए वो किताब लिखी गई है, उसे अब जल्द से जल्द तुम्हें पूरा करना होगा, वरना तुम हार जाओगी। प्रिया ने कहा, हाँ आदि, मैं जानती हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आदित्य, मेरे रास्ते में एक बार ऐसी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं कि मैं कमजोर पड़ने लगती हूँ, दिल से और दिमाग से भी। आदित्य ने परेशानी भरी आवाज में कहा, कैसी रुकावटें प्रिया? प्रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली मुझे तुम्हारा एक पुराना वीडियो मिला आदित्य, बहुत ही ऑब्सेंस है। तुम किसी एस्कॉर्ट के साथ दिखाई दे रहे हो। प्रिया इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकी और तभी आदित्य की एक हल्की सी हंसी वहां पर पहुंची। और क्या तुमने उस पर यकीन कर लिया प्रिया? प्रिया ने सख्ती के साथ कहा, नहीं आदि, मुझे सिर्फ तुम पर यकीन है, मैं तो बस उस वीडियो का सच पता लगाना चाहती हूँ। इस पर आदित्य ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे भी कुछ बातों के सच पता करने हैं प्रिया, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है जिन्हें मैं कभी समझ नहीं पाया। मुझे भी कई बार किसी ने इसी तरह कमजोर करने की कोशिश की है, हर्ट करने की कोशिश की है। ये सुनकर प्रिया हैरान रह गई, क्योंकि आदित्य ने उससे कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अभी वो कुछ कह पाती कि तभी उसने महसूस किया कि वहाँ धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। और उसी वक्त आदित्य की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, प्रिया जाओ यहाँ से, जल्दी उस किताब का मकसद पूरा करो, अब तुम्हारे पास बस कुछ ही दिनों का वक्त है। आदित्य अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वहाँ पूरी तरह से घना अंधेरा छा गया। प्रिया को एक तेज झटका लगा और उसने देखा कि फिर से वो अपने बेडरूम में है। उसके हाथ में वही किताब है, लेकिन अब वो रोशनी बुझ चुकी है। प्रिया के दिमाग में अभी तक आदित्य की वही आखिरी बात गूंज रही थी, प्रिया, अब तुम्हारे पास बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, उस किताब का मकसद पूरा करो। प्रिया समझ गई कि शायद वो शैतान अब अपना अगला कदम उठाने वाला है और उससे पहले प्रिया को अपना कदम उठाना होगा। जल्द से जल्द उस बच्चे को अंधेरे की दुनिया में वापस भेजना ही होगा। प्रिया ने उस किताब को अपने तकिए के नीचे रखा और अपने बिस्तर पर लेटकर उस प्लान के बारे में सोचने लगी, जिससे वो श्रीनाथ की उस बंजर जमीन पर जल्द से जल्द पहुंच सके। उधर कामिनी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। उसने आज रात सोने से पहले कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। बेड की साइड टेबल पर स्कॉच की खुली हुई बोतल रखी हुई थी। नीचे फर्श पर खाली गिलास लुढ़का पड़ा था। तभी कामिनी के शरीर में एक हरकत हुई। उसने बेचैनी से एक करवट ली और बड़बड़ाते हुए कहा, विनी, विनी, विनी। दरअसल वो इस वक्त एक सपना देख रही थी। उसे रोशनी से जगमगाता हुआ एक बड़ा सा कार्निवल दिखाई दे रहा था। खुशी से चहकते हुए लोगों की भीड़ नजर आ रही थी।
वहाँ रोलर कोस्टर राइड और बड़े बड़े झूले दिखाई दे रहे थे। बच्चे इन झूलों का मजा लेते हुए खिलखिलाकर हंस रहे थे। तभी कामिनी ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अचानक बड़े से झूले से नीचे गिर पड़ी है। कामिनी जोर से चीखी, विनी! और इसी के साथ कामिनी की नींद खुल गई। वो गहरी सांस लेते हुए हाँफने लगी। थोड़ा नॉर्मल महसूस करने के बाद उसकी नजर साइड टेबल पर रखी स्कॉच की बोतल पर गई। फिर उसने स्कॉच की बोतल उठाकर सीधे अपने होठों से लगाई और 3-4 घूंट भरते हुए वो बिस्तर से नीचे उतर गई। नशे में लड़खड़ाती हुई वो आगे बढ़ी और अपने वार्डरोब को खोलने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, प्रिया, तू मेरी सबसे बड़ी गुनहगार है। तेरी वजह से मैंने अपनी विनी को खो दिया है और इसकी कीमत तुझे हर हाल में चुकानी होगी। उसके बाद उसने वार्डरोब में से एक पुराना फोटो एल्बम निकाला और कहा, प्रिया, तेरे साथ दिमाग का खेल तो अब बहुत हो गया। अब बारी है तेरे दिल पर चोट करने की, ताकि तू उसी तरह तड़पे जैसे मैं इतने सालों से तड़प रही हूँ। और आज आदित्य का वो वीडियो भेजकर मैंने इस खेल की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ कामिनी ने उस पुराने एल्बम को खोला और सबसे पहले जिस फोटो पर उसकी नजर पड़ी उसे देखकर कामिनी की आंखें एक पल के लिए ठहर सी गई। वो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तकरीबन 7-8 साल की एक छोटे बच्ची की फोटो थी और ये वही फोटो थी जिसे कामिनी ने नैन्सी को दिखाई थी और जिसे देखते ही नैन्सी कामिनी को पहचान गई थी। कामिनी एक एक करके उस एल्बम के पेजेस पलटती है। उन सभी पेजेस पर उसी छोटे बच्चे की बहुत सारी तस्वीरें थी। कामिनी उन फोटोज को देखते हुए थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, आई एम सॉरी विनी, तुझे मुझसे दूर हुए कितने साल बीत गए और इन बीते सालों में हर पल बस तुझे याद करके कितना रोई हूँ मैं। जब भी मैं सोती हूँ तो मुझे बरसों पुराना वही हादसा याद आ जाता है जिसने तेरी जान ले ली थी विनी। तभी डोरबेल बजी। कामिनी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज में जोर से चिल्लाई, Who the hell is there? Just get lost! लेकिन डोरबेल फिर से बजी। कामिनी ने गुस्से से आग बबूला होते हुए दरवाजा खोला तो उसके सामने नैन्सी खड़ी हुई थी। नशे में होने के बावजूद कामिनी ने उसे पहचानते हुए बड़ी हैरानी से कहा, तुम यहाँ? नैन्सी फौरन अंदर आ गई और उसने दरवाजा बंद भी किया। कामिनी ने उसकी हरकत पर उसे डांटते हुए कहा, तुम ऐसे कैसे अंदर आ गई और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे आपने मेरे घर का पता ढूंढ लिया था वैसे ही मैंने भी आपके घर का एड्रेस ढूंढ लिया। लेकिन खैर, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं आपको प्रिया के बारे में एक बहुत ही खास बात बताने आई हूँ। कामिनी ने उसे चौंक कर देखा तो वो फौरन आगे बोली, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम प्रिया से एक पुराना बदला लेना चाहती हो और उस दिन मैंने तुम्हें प्रिया के फ्यूचर के बारे में ये बताया था कि प्रिया का दिमाग बहुत तेज है लेकिन वो वल्नरेबल है, काफी इमोशनल है, उसका दिल आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसीलिए उसके दिल पर अटैक करो। इस पर कामिनी ने कहा, और मैंने अपना काम कर दिया है। अब तक तो उस प्रिया का दिल शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो चुका होगा। नैन्सी ने सख्ती के साथ कहा, नहीं कामिनी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारी ये कोशिशें बहुत ही बचकानी हैं। इनसे प्रिया का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये सुनकर कामिनी थोड़ा उलझन में पड़ी और नैन्सी को घूरते हुए कहती है, क्या कहना चाहती हो तुम? नैन्सी ने कहा, दरअसल प्रिया के पास एक किताब है जो एक जादुई किताब है और जब तक वो किताब प्रिया के पास रहेगी तब तक तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। कामिनी को ये बात कुछ समझ नहीं आई। उसने कहा, जादुई किताब? नैन्सी ने कामिनी को पूरी कहानी सुनाई, जो सुनकर कामिनी का नशा एक झटके में उतर गया। नैन्सी ने आगे कहा, अगर तुम्हें प्रिया से अपना बदला लेना है तो तुम्हें दूसरा मेथड फॉलो करना होगा। कामिनी ने पूछा, कौन सा मेथड? नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं तुम्हें बताऊंगी और उसके बाद तुम प्रिया को इस खेल में आसानी से हरा सकती हो। कामिनी ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर बहुत ही सख्ती के साथ कहा, देखो नैन्सी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बरसों पहले शहर के कार्निवल में हुए उस हादसे में मैंने अपनी छोटी बहन विनी को हमेशा के लिए खो दिया और तुम्ही से मुझे पता चला कि मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार कौन है और मुझे हर कीमत पर इसका बदला प्रिया से लेना है। इसलिए तुम मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
नैन्सी ने फौरन कहा, मैंने तुमसे एकदम सच कहा था कामिनी कि तुम्हारी बहन विनी की मौत की जिम्मेदार प्रिया ही है, और अब मैं ही तुम्हें प्रिया से बदला लेने का सही तरीका बता रही हूँ, बस तुम मुझ पर यकीन रखो। इसी के साथ नैन्सी थोड़ी धीमी आवाज में कामिनी को कुछ बताने लगी, जिससे सुनते सुनते कामिनी के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरने लगी। अगले दिन प्रिया बहुत देर से सोकर उठी, और वो भी तब जब नीना उसके कमरे में कॉफी लेकर गई। नीना ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, अरे उठ यार प्रिया, कितनी देर तक सोती रहेगी तू, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? प्रिया ने चौंक कर अपनी आंखें खोली तो देखा दोपहर की धूप उसके कमरे में फैली हुई थी। तभी नीना ने चौंकते हुए पूछा, अरे प्रिया, ये कौन सी बुक है? प्रिया ने देखा कि उसके तकिए के नीचे से वही किताब थोड़ा बाहर की तरफ निकली हुई थी। उसने फौरन किताब उठाई और उसे फुर्ती से अपने वार्डरोब में रखने लगी। ये देखकर नीना ने थोड़ी हैरानी से कहा, कि तू ऐसी किताब को छुपा क्या रही है, दिखाना मुझे। लेकिन प्रिया ने बात बदलते हुए कहा, अरे वो तेरे काम की चीज नहीं है, चला कॉफी पीते हैं। लेकिन नीना ने उसे खींचते हुए कहा, तू आजकल मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगी है, पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी तू, और कल रात को भी तू आदित्य की किसी बात को लेकर बहुत अपसेट थी, तूने माँ को भी पूरी बात नहीं बताई, चल क्या रहा है? नीना की बात को सुनकर प्रिया को आदित्य के वही वीडियो की बात याद आ गई। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर नीना से कहा, अच्छा तेरे दिमाग में आदित्य की इमेज कैसी है? नीना ने फौरन कहा, अरे ये कैसा सवाल है, आदित्य वाज अ जेन्युइन गाय और तेरे लिए तो वो एकदम परफेक्ट था, यू वर मेड फॉर ईच अदर इन एवरी वे। इस पर प्रिया ने फौरन अपने फोन में से आदित्य वाली वही वीडियो प्ले करके नीना को दिखाते हुए पूछा, अब इस वीडियो को देखने के बाद अपना ओपिनियन बता। नीना पहले तो वो वीडियो देखकर चौंक गई, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसकी हंसी छूट गई और वो प्रिया से बोली, अरे वीडियो बिल्कुल झूठा है प्रिया, किसी ने आदित्य का चेहरा इस्तेमाल किया है इस वीडियो में। प्रिया ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्या यानी इसमें आदित्य नहीं है? नीना ने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, और ये बात मैं एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर कह रही हूँ। किसी ने इस वीडियो में आदित्य का चेहरा इतनी सफाई से इस लड़के की बॉडी पर लगाया है कि ये एक नजर देखने में आदित्य ही लग रहा है, बट ये आदित्य है ही नहीं। ये सुनकर प्रिया ने खुशी से चहकते हुए नीना को अपने गले से लगा लिया और उसके गालों को चूमते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी निन्नू, तूने मेरे दिमाग से कितना बड़ा बोझ खत्म कर दिया यार। इस पर नीना थोड़ी क्यूरियोसिटी से पूछती है, लेकिन तुझे ये वीडियो भेजा किसने? प्रिया ने लापरवाही से कहा, इसका पता भी चल ही जाएगा, वैसे आई डोंट केयर अबाउट इट नाउ, अब तो मुझे सीधा उस श्रीनाथ को पकड़ना है। नीना ने चौंकते हुए पूछा, अरे अब ये श्रीनाथ कौन है? लेकिन प्रिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी जल्दी अपनी कॉफी फिनिश की और फुर्ती से वॉशरूम में घुस गई। इधर नैन्सी इस वक्त डेमेलो के साथ उसकी कब्र वाले खुफिया ठिकाने में मौजूद थी। डेमेलो ने उससे पूछा, तुम्हें पक्का यकीन तो है ना कि अब वो काम नहीं करेगी जो हमने उसे करने को कहा है? नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, यस, मैंने उसे इस तरह अपनी बातों के जाल में फंसाया है कि वो न केवल मुझे पैसे देगी बल्कि तुम्हें तुम्हारी किताब भी मिल जाएगी। डेमेलो ने खुश होते हुए विस्की का एक लंबा घूंट भरते हुए कहा, वेल डन नैन्सी डार्लिंग। लेकिन तभी नैन्सी ने उसे शक की नजर से देखते हुए कहा, वैसे तुमने मुझे नहीं बताया कि ये किताब का क्या चक्कर है, कहीं तुम फिर से मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे हो ना? डेमेलो अब नैन्सी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अरे तुम तो बेकार ही मुझ पर शक कर रही हो नैन्सी रानी, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इतना कहते कहते अचानक डेमेलो रुक गया। उसने अचानक अपने चारों तरफ एक ठंडेपन का एहसास महसूस किया। डेमेलो घबराते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। नैन्सी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ, तुम एकदम से डर क्यों गए? डेमेलो ने फुर्ती से नैन्सी का हाथ पकड़ा और कोठरी की सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हुए कहा, नैन्सी तुम फौरन यहाँ से भागो। नैन्सी की कुछ भी समझ में नहीं आया। डेमेलो ने फौरन कब्र का पत्थर हटाकर नैन्सी को बाहर निकालते हुए कहा, जाओ नैन्सी जाओ, भागो और पीछे मुड़कर मत देखना, जाओ जल्दी भागो। नैन्सी अब डर गई और तेजी से भागती हुई उस ग्रेवयार्ड से बाहर निकल गई।
नैन्सी के बाहर निकलते ही डेमेलो ने कब्र का पत्थर अंदर से अपनी तरफ से बंद कर लिया। फिर उसने टेबल पर जल रही मोमबत्ती को बुझा दिया और अपनी उसी अंधेरी कोठरी के कोने में दुबक कर बैठ गया। लेकिन तभी उसने देखा कि उस कोठरी में चारों तरफ से काली रेत नीचे गिर रही है। डेमेलो दहशत से चीख उठा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। उसी वक्त ठीक उस कोठरी में एक तिकोना निशान चमका। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि डेमेलो की आंखें बंद हो गईं। फिर जब उसने अपनी चारों तरफ आंखें खोली तो वही सामने बच्चा खड़ा था। उस बच्चे की उम्र अब और भी ज्यादा हो गई थी। डेमेलो की आंखों में डर था और उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से निकला, तुम? बच्चे के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। डेमेलो ने हकलाते हुए कहा, देखो, मैंने कुछ नहीं किया, तुम क्यों आए हो यहाँ? बच्चा हंसते हुए बोला, तुम्हें अपनी ताकत दिखाने। इतना कहने के साथ ही बच्चे ने अपने हाथ का इशारा किया और डेमेलो अपनी जगह से उठकर हवा में उल्टा लटक गया। नहीं, छोड़ दो मुझे। बच्चे ने अब दूसरा इशारा किया और उस कोठरी में फिर से वही काली रेत गिरने लगी। बच्चे ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, धीरे धीरे ये काली रेत तुम्हारी इस कोठरी को पूरा निगल जाएगी और तुम हमेशा के लिए इसमें दफन हो जाओगे। डेमेलो चिल्लाया, नहीं, मुझ पर रहम करो, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। बच्चा जोर से हंस पड़ा और बोला, हमारे मालिक त्राशान को तुम जैसे गद्दार की गुलामी नहीं चाहिए। हमारी ताकत अब पहले से दुगनी हो चुकी है और तबाही मचाने का वक्त अब बहुत ही नजदीक है। इसी के साथ उस बच्चे ने एक जोरदार ठहाका लगाया और वो वहां से गायब हो गया। डेमेलो की कोठरी तेजी से उस काली रेत के अंदर समाती जा रही थी और वो हवा में उल्टा लटका हुआ बुरी तरह से चिल्ला रहा था। लेकिन उसकी ये चीख उस कब्र में दब कर रह गई। प्रिया सीधा पायल के घर गई और उसने कहा, पायल यार, आज मैं डिसाइड करके घर से निकली हूँ कि मुझे हर हाल में उस श्रीनाथ को मना करके वो बंजर जमीन हासिल करनी है। पायल ने प्रिया को गौर से देखा, फिर उसकी कार में बैठते हुए कहा, ठीक है तो फिर मना ले, चल फिर, आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये काम पूरा करके ही लौटेंगे। पायल की कार में बैठते हुए प्रिया ने अपनी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई। लेकिन जब गाड़ी शहर के बाहर हाईवे की तरफ मुड़ी तो पायल ने थोड़ा हैरानी से पूछा, ये हम किधर जा रहे हैं? श्रीनाथ के बंगले, क्योंकि उसने अब कॉफी हाउस में जाना बंद कर दिया है। मेरा फोन भी रिसीव नहीं करेगा वो, तो हम आज उसे घर में ही उसके पकड़ेंगे। पायल ने फिर से पूछा, और अगर वो वहाँ भी नहीं हुआ तो? प्रिया ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा, अगर आज वो पाताल लोक में भी घुसकर बैठा होगा ना, तो उसे हम वहाँ से भी ढूंढ निकालेंगे पायल, क्योंकि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसी के साथ प्रिया ने कार की स्पीड और भी तेज कर दी। हाईवे इस वक्त पूरी तरह से खाली था, बस कभी कभार कोई व्हीकल वहाँ से गुजरता हुआ दिख जाता। प्रिया की कार अब फुल स्पीड में दौड़ रही थी। तभी प्रिया को न जाने क्या हुआ कि वो जोर से चिल्लाई, ओह माय गॉड! और इसी के साथ उसने फुर्ती से ब्रेक मारे और स्टीयरिंग को पूरी तरीके से घुमा दिया। सड़क पर टायर दूर तक घिसकते चले गए। पायल जोर से चिल्लाई, प्रिया, आर यू क्रेजी? तू क्या कर रही है? लेकिन पायल की पूरी बात होने से पहले कार सड़क के नीचे उतर गई थी और मिट्टी में घुस गई। प्रिया अभी भी फटी फटी आंखों से सड़क की ही तरफ देख रही थी। पायल ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, ये क्या पागलपन है प्रिया? एक तो तू गाड़ी इतनी तेजी से चला रही है, ऊपर से ऐसे सडनली ब्रेक लगा दिया। तेरा क्या सुसाइड करने का इरादा है क्या? लेकिन प्रिया ने जैसे पायल की ये बात सुनी ही ना हो। वो हैरानी से सड़क की तरफ देखते हुए बड़बड़ा रही थी, वो मेरे डैड, वो वहाँ सड़क के बीचों बीच खड़े हुए थे, मेरी कार से टकराने वाले थे वो। कहीं वो टकरा तो नहीं गए? पायल ने चौंक कर कहा, व्हाट? प्रिया, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है तू? प्रिया की ये बहकी बहकी बातें सुनकर पायल एक पल के लिए हैरान रह गई।
फिर वो फौरन कार से बाहर निकलकर उस हाईवे की तरफ देखने लगी, लेकिन वो हाईवे पहले की ही तरह एकदम सुनसान था। वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उधर अपने बंगलों में मौजूद श्रीनाथ अपनी उस पुरानी डायरी के पेजेस को बहुत ही सावधानी से पलट रहा था। उसे एक बहुत ही खास चीज की तलाश थी। सामने बैठी हुई मल्लिका ने उसके लिए सिगार सुलगाते हुए पूछा, कम ऑन श्रीनाथ, अब छोड़ो भी इन डायरी को। पता नहीं ऐसा क्या ढूंढ रहे हो तुम इसमें। तुम्हारे सामने जो है उस पर भी ध्यान दिया करो कभी। इतना कहकर मल्लिका उसके थोड़ा करीब जाने लगी और उसे अपनी अदाओं से लुभाने की कोशिश करने लगी। आज अलग ही मूड में थी मल्लिका। श्रीनाथ ने थोड़ा सख्ती के साथ कहा, ओह स्टॉप इट मल्लिका, मैं उस लाइब्रेरी के बेसमेंट में पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूँ, और अगर वो मुझे नहीं मिल रहा तो मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। जानती हो ना तुम कि मैं कैसे पानी की तरह पैसा बहा रहा हूँ अपने इस मिशन पर। इस पर मल्लिका ने थोड़ा बेरुखी से कहा, तो वो पैसा कौन सा तुम्हारा है श्रीनाथ? ये तो सारी दौलत तुम्हारे पुरखों की है। तुम तो बस इस दौलत पर ऐश कर रहे हो। अब श्रीनाथ को गुस्सा आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, और तुम भी तो ऐश ही कर रही हो ना। तुम पर भी तो मैंने कितना पैसा बर्बाद किया है, लेकिन अभी तक तुम मेरे किसी काम की साबित नहीं हुई। श्रीनाथ का ये रूप देखकर मल्लिका एक पल के लिए थोड़ा सहम गई। श्रीनाथ ने उसे घूरते हुए कहा, दोबारा मेरे पुरखों का जिक्र मत करना मल्लिका, वरना तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म की ये सारी अदाएं ना मैं चुटकियों में मसल कर रख दूंगा। मल्लिका अंदर ही अंदर घबरा गई, लेकिन अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लाते हुए उसने कहा, श्रीनाथ तुम तो जरा सी बात पर एग्रेसिव हो जाते हो। उसके बाद उसने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, ओके बाबा, तुम काम करते रहो अपना, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी ड्रिंक बना कर लाती हूँ। इसी के साथ मल्लिका फौरन श्रीनाथ के स्टडी रूम से बाहर निकल गई। श्रीनाथ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ठीक उसी वक्त से उस डायरी में अपने काम की चीजें मिल गई थी। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभर आई। उसने फौरन मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और डायरी को गौर से देखता हुआ बोला, वंडरफुल, ये डायरी तो सचमुच कमाल की है। इसमें एक और रास्ते का जिक्र है जहाँ से होकर मैं उस लाइब्रेरी के बेसमेंट में पहुँच सकता हूँ। लेकिन तभी डायरी का जो पेज श्रीनाथ के सामने खुला हुआ था, उस पर काली रेत बिखरी हुई दिखाई दी। श्रीनाथ को कुछ समझ नहीं आया। उसने फौरन उस रेत को पेज पर से झाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके देखते ही देखते वो पूरा पेज काली रेत में बदल गया। श्रीनाथ ने घबराते हुए कहा, ओह नो, ये क्या हो रहा है? इट्स अनबिलीवेबल। श्रीनाथ अभी कुछ कर पाता कि उससे पहले ही वो डायरी पूरी तरह से उसके हाथों में काली रेत बनकर बिखर गई। ये देखकर श्रीनाथ खौफ से भर उठा। उसके हाथों में अब डायरी की जगह काली रेत थी। श्रीनाथ चीखा, नहीं, मेरी इतनी सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। तभी श्रीनाथ ने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके हाथ उस काली रेत के अंदर समाते जा रहे हैं, जैसे वो रेत उसके हाथों को अपने अंदर खींचती जा रही है। श्रीनाथ घबरा कर उठा और जल्दी जल्दी अपने हाथों से वो रेत झाड़ने लगा। उधर रागिनी नीना के साथ बैंक आई हुई थी। रागिनी को अपने हस्बैंड रणविजय कपूर के अकाउंट से जुड़ी हुई कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। नीना ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, मॉम, ये जगह बहुत बोरिंग है, आई कांट स्टे हियर। तुम मैनेजर से मिलकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, मैं पास वाली कॉफी शॉप में जा रही हूँ। रागिनी ने उसे डांटते हुए कहा, तू लाइफ में थोड़ा सीरियस होना सीख ना नीना, मेरे बाद तुझे और प्रिया को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है। नीना ने हंसते हुए कहा, तुम अभी कहाँ जाने वाली हो मॉम, और अगर चली भी गई तो प्रिया है ना मेरी जिम्मेदारी उठाने को। अब रागिनी को भी हंसी आ गई थी। उसने नीना के गाल पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, बड़ी बेशर्म होती जा रही है तू, चल अब चुपचाप ये सारे फॉर्म्स फिल कर दे जल्दी। नीना बहुत ही बेमन से वो फॉर्म लेकर उन्हें गौर से पढ़ते हुए फिल करने लगी। तभी रागिनी ने पूछा, वैसे ये प्रिया आजकल इतना लेट ऑफिस क्यों जाती है? नीना ने कहा, अरे मॉम, आजकल प्रिया ऑफिस कम जाती है और वो श्रीनाथ रॉय के चक्कर ज्यादा लगाती है।
ये सुनकर रागिनी के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। तभी नीना ने चौंकते हुए पूछा, वैसे मॉम, ये श्रीनाथ रॉय आखिर है कौन? लेकिन रागिनी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि नीना के हाथ से वो फॉर्म लेते हुए कहा, ला, ये फॉर्म तो मुझे दे दे, मैं खुद ही फिल कर लूंगी। इसी के साथ रागिनी वो फॉर्म लेकर बैंक मैनेजर के केबिन में चली गई। नीना की समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मिस नीना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये श्रीनाथ रॉय कौन है। नीना ने चौंक कर उस तरफ देखा तो वहाँ पर इंस्पेक्टर कश्यप खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। हालांकि वो इस वक्त अपनी यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि सिविल यूनिफॉर्म में था। नीना ने थोड़ा रूडली कहा, क्या बात है मिस्टर कश्यप, आप शायद हर वक्त ही हमारा पीछा करते रहते हैं, क्या कोई दुश्मनी है हमसे? कश्यप ने हंसते हुए कहा, अरे कैसी बातें करती हैं मिस नीना, मैं इस वक्त ड्यूटी पर नहीं हूँ। एक्चुअली इस बैंक में मेरा भी अकाउंट है और ये तो बस एक कोइंसिडेंस है कि हम यहाँ पर टकरा गए। नीना ने बेरुखी से कहा, हाँ तो ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? कश्यप ने कहा, ओह आई एम सॉरी मिस नीना। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही नीना ने बुरी तरह चिल्लाते हुए कहा, और ये बार बार ना मुझे मिस नीना कहना बंद कीजिए, सो ओल्ड फैशन्ड। नीना के इस गुस्से को देखकर कश्यप को फिर से हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, ओके नीना, मैं तो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी उलझन को ही दूर कर रहा था। मैं उस श्रीनाथ रॉय को जानता हूँ और मैं तुम्हें उसके बारे में भी बता सकता हूँ। नीना ने उसकी बात को फौरन काटते हुए गुस्से में कहा, देखो इंस्पेक्टर, तुम मेरी बहन प्रिया से दूर रहो। मैं जानती हूँ कि तुम उसे बेमतलब परेशान कर रहे हो, उसे जानबूझकर फंसाना चाहते हो ना। तभी रागिनी वहाँ पर आई और कहा, अरे नीना, कश्यप, ये तुम आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? कश्यप ने रागिनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं मिसेस कपूर, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस आपस में मजाक कर रहे थे। इस पर नीना ने उसे घूर कर देखा, फिर उसने रागिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए मॉम यहाँ से। रागिनी की समझ में कुछ नहीं आया, वो नीना के साथ बैंक से बाहर निकल गई। कश्यप ये देखकर फिर से मुस्कुराने लगा। उधर प्रिया और पायल एक बार फिर से श्रीनाथ के बंगलों की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस बार कार पायल ड्राइव कर रही थी और प्रिया उसके बगल में बैठी हुई थी। वो अभी भी थोड़ी शॉक्ड में थी। पायल ने उससे पूछा, तो क्या तूने सच में डैड को ही देखा था? प्रिया ने कहा, आई डोंट नो पायल, शायद वो डैड ही थे, सड़क के एकदम बीच में खड़े हुए थे। पायल ने अब इरिटेट होते हुए कहा, कम ऑन प्रिया, तुझे कोई बहुत बड़ा वहम हो गया होगा, इट्स इम्पॉसिबल। फिर उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो प्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये शैतान की कोई चाल है, वो तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और तुझे तेरा मकसद पूरा होने से रोकना चाहता है, लेकिन तुझे खुद पर और खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। प्रिया ने अब कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप सामने देखती रही। पायल भी खामोशी से ड्राइव करती रही। श्रीनाथ का बंगलो अब ज्यादा दूर नहीं था। उधर मल्लिका जब श्रीनाथ के लिए ड्रिंक लेकर फिर से उसके स्टडी रूम में आई तो उसने देखा कि श्रीनाथ फटी फटी आंखों से अपनी टेबल को ढूंढ रहा है। मल्लिका एक पल के लिए डर गई। उसने कहा, श्रीनाथ, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्या देख रहे हो? श्रीनाथ बड़बड़ाया, वो डायरी, वो काली रेत बनकर गायब हो गई। मल्लिका ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बक रहे हो तुम, होश में तो हो? तभी टेबल पर रखा हुआ इंटरकॉम बजा। मल्लिका ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, कोई प्रिया नाम की लड़की श्रीनाथ सर से मिलना चाहती है। मल्लिका ने फौरन कहा, धक्के मार के बाहर निकाल दो उसे। प्रिया का नाम सुनकर श्रीनाथ चौंका और उसने इंटरकॉम पर कहा, रुको, उस प्रिया को अंदर आने को दो। इस पर मल्लिका ने कहा, लेकिन श्रीनाथ, तुमने तो मना किया था उससे मिलने को। श्रीनाथ ने अब गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, चुप बेवकूफ औरत, तू कुछ नहीं समझती। मेरी वो डायरी हमेशा के लिए खो चुकी है। अब केवल प्रिया ही मुझे उस लाइब्रेरी के बेसमेंट में पहुंचने का रास्ता बता सकती है। मल्लिका के मुंह से अब एक लफ्ज नहीं निकला। कुछ ही पलों में प्रिया और पायल श्रीनाथ के स्टडी रूम में एंटर हुए।
श्रीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम प्रिया, मेरे इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। प्रिया को श्रीनाथ के इस बंगलों में थोड़ी सी हैरानी हुई। कल तक जो आदमी उसका फोन तक रिसीव नहीं कर रहा था, आज एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। लेकिन श्रीनाथ का ये रवैया उसके फेवर में ही था, तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है मिस्टर श्रीनाथ कि जिस तरह आप मेरा स्वागत अपने इस आलीशान बंगलों पर कर रहे हैं, वैसा ही स्वागत आप अपनी उस बंजर जमीन पर भी करेंगे। श्रीनाथ ने एक सिगार जलाते हुए कहा, जरूर, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे फिर से धोखा नहीं दोगी? प्रिया ने कहा, ओके, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन इसमें आपका कोई नुकसान नहीं था मिस्टर श्रीनाथ, बल्कि मैं तो एक तरह से आपका भलाई कर रही हूँ। इस पर श्रीनाथ ने पूछा, वो कैसे? प्रिया ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोली, चलिए मैं अब घुमा फिराकर बात करने की बजाय सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे ये पता है कि आपका मकसद उस बंजर जमीन पर सिर्फ हवेली बनाना नहीं है, बल्कि कुछ और है। अब वो क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस हवेली को सिर्फ मैं ही उसके प्रॉपर डिजाइन के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन उस बंजर जमीन में मेरा भी एक पर्सनल इंटरेस्ट है, एक मकसद है जो आप नहीं जानते। श्रीनाथ ने सिगार का गहरा कश लेते हुए कहा, और मैं वो मकसद जानना चाहता हूँ। प्रिया ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, वो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, इतना यकीन दिलाती हूँ कि आपका और मेरा मकसद अलग अलग है। मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी और ना ही आपको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूंगी, ये वादा है मेरा। ये सुनकर श्रीनाथ पहले तो सोच में पड़ गया, फिर प्रिया को गौर से देखते हुए बोला, चलो मकसद मत बताओ, लेकिन एक चीज तो बताओ कि तुम उस लाइब्रेरी वाले बेसमेंट में पहुंची कैसे थी? प्रिया ये सुनकर एकदम चुप हो गई। वो समझ गई थी कि श्रीनाथ ने उसके सामने एक शतरंज की बाजी बिछा दी है। अगर प्रिया ने एक भी चाल गलत चल दी तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। श्रीनाथ ने फिर से कहा, कम ऑन प्रिया, मुझे बस उस बेसमेंट में जाने का रास्ता बता दो और मेरी वो बंजर जमीन फिर से तुम्हारी। प्रिया का दिमाग अब तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा कि यानी इस श्रीनाथ को ऑलरेडी उन लॉकर्स की जानकारी है, लेकिन शायद इसे ये नहीं पता कि मैंने अपने डैड का लॉकर पहले ही खोला हुआ है। अब रोशनी की दुनिया की वो ताकतवर किताब तो मैं हासिल कर चुकी हूँ, तो फिर बेसमेंट का रास्ता बताने में क्या दिक्कत है? फिर तो एक चमत्कारी अंगूठी की मदद से उस काली रेत में से होकर वो बेसमेंट तक पहुंची थी, और ऐसा कर पाना अब श्रीनाथ के लिए पॉसिबल नहीं है। प्रिया ने मन ही मन कुछ हिसाब लगाते हुए कहा, ओके, उस बेसमेंट में जाने का रास्ता आपकी उसी बंजर जमीन में से होकर जाता है जहाँ पर मैंने वो बेसमेंट खुदवाया था, लेकिन वहाँ पर आपको काली रेत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास एक रिंग थी, उसकी मदद से मैं उस काली रेत में से होकर उस बेसमेंट तक पहुंची थी। श्रीनाथ के होठों पर एक चालाकी भरी मुस्कान उभर आई। उसने कहा, तुम रिंग की चिंता मत करो प्रिया, मेरे पास उससे भी बढ़िया चीज है। फिलहाल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें अभी अपनी बंजर जमीन नहीं दे सकता। प्रिया को एक तेज झटका लगा। उसे श्रीनाथ की चाल समझ आ गई थी। वो थोड़ा गुस्से में बोली, ये तो सरासर धोखा है। लेकिन श्रीनाथ ने बड़े इत्मीनान से कहा, एक बार तुमने मुझे धोखा दिया, एक बार मैंने तुम्हें। इस खेल में अब हम दोनों बराबर हैं प्रिया, भूल जाओ इसे। प्रिया ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ओके मिस्टर श्रीनाथ, लेकिन आप जिस चीज की तलाश में हैं, उस बेसमेंट में जा रहे हैं, वो चीज ऑलरेडी मेरे पास है। ये सुनकर श्रीनाथ एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, यानी तुम अपने डैड का लॉकर खोल चुकी हो। खैर कोई बात नहीं प्रिया, मेरे पास एक दूसरा लॉकर भी है, और उसमें जो चीज है वो तुम्हारे डैड की उस चीज से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, और मेरी वो चीज जैसे ही मेरे पास आएगी वैसे ही मैं बन सकता हूँ इस दुनिया का बादशाह। ये सुनकर प्रिया एकदम समझ रह गई। तभी श्रीनाथ ने इंटरकॉम पर कहा, गार्ड्स, अब तुम लोग प्रिया को और उसकी इस दोस्त को धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हो। इतना कहने के साथ श्रीनाथ एक जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ा।
श्रीनाथ के बंगले से बाहर निकलने के बाद प्रिया बहुत निराश थी। वहीं पायल खुद में बहुत ही इंसल्टेड फील कर रही थी। कार स्टार्ट करते हुए पायल ने बहुत ही गुस्से से कहा, दिस ब्लडी श्रीनाथ, ये समझता क्या है अपने आप को? लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। पायल ने अब प्रिया को डांटते हुए कहा, और वैसे तूने भी बहुत बड़ी बेवकूफी की है प्रिया। तुझे क्या जरूरत थी श्रीनाथ को वो दूसरा वाला रास्ता बताने की? प्रिया ने थके हुए लहजे में कहा, तो मैं और क्या करती यार, और श्रीनाथ ने मेरे सामने बड़ी चालाकी से वो एक ही तो ऑप्शन छोड़ा था। अब मुझे क्या पता था कि वो मुझे ऐसे धोखा दे देगा। पायल ने अब कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से कुछ बड़बड़ाते हुए कार ड्राइव करती रही। फिर अचानक उसके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, अच्छा प्रिया, ये श्रीनाथ की पूरी कहानी है क्या, या फिर करना क्या चाहता है? प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, पूरी कहानी तो मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि जिस सीक्रेट सोसाइटी से मेरे फादर का कनेक्शन था, उसी से श्रीनाथ का भी कोई ना कोई कनेक्शन है। और जिस तरह से मैं अपने फादर की वो बुक हासिल करना चाहती थी, उसी तरह श्रीनाथ भी कोई ऐसी ही ताकतवर चीज हासिल करना चाहता है, और वो चीज शायद डैड की उस बुक से भी ज्यादा ताकतवर है। इस पर पायल ने कुछ सोचते हुए कहा, तू तो उस किताब के जरिए उस बच्चे को अंधेरे की दुनिया में भेजना चाहती है ना, लेकिन वो कमीना श्रीनाथ उस ताकतवर चीज को हासिल करके करना क्या चाहता है? प्रिया ने कहा, आई डोंट नो पायल, लेकिन मुझे ये श्रीनाथ बहुत खतरनाक आदमी लग रहा है, और अब मुझे इसे इसके मकसद में कामयाब होने से रोकना होगा। प्रिया अब एक बार फिर से कोई नया प्लान सोचने लगी। उधर नीना और रागिनी बैंक से घर लौट रहे थे, तो रास्ते में रागिनी ने नीना से पूछा, आखिर इंस्पेक्टर कश्यप कह क्या रहा था? जवाब में जब नीना ने श्रीकांत का जिक्र किया, तो रागिनी एक बार फिर से परेशान दिखने लगी, और इस बार नीना ने माँ के बदलते हुए एक्सप्रेशंस को साफ साफ देख लिया था। उसने तय किया कि घर पहुंचकर वो मॉम से श्रीनाथ के बारे में जरूर पूछेगी। लेकिन रागिनी और नीना जैसे ही घर पहुँचे, वैसे ही नीना का फोन बज उठा। नीना ने ये देखा कि एक अननोन नंबर था। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, हेलो नीना, कैसी हो तुम? नीना ने थोड़ा पजल्ड होते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। उस आवाज ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं नीना, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, और तुम्हारी बहन प्रिया को भी, और तुम्हारे डैड मिस्टर रणविजय कपूर को भी। इस पर नीना ने कहा, ओके, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे कॉल क्यों किया है? उस लड़की ने जवाब दिया, ओह यस नीना, दरअसल प्रिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। एक श्रीनाथ नाम का आदमी उसे खत्म कर देना चाहता है। नीना ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? ये क्या बकवास कर रही हैं आप, और आप हैं कौन? उस आवाज ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, रिलैक्स नीना, तुम जरा ठंडे दिमाग से मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद तुम खुद डिसाइड करना कि मेरी बात बकवास है या सच। इसके बाद वो आवाज थोड़ी धीमी हो गई, जैसे वो नीना को कोई राज की बात बता रही हो, और नीना भी उसे बहुत गौर से सुनती जा रही थी। दूसरी तरफ मल्लिका भी श्रीनाथ की बातों को बड़े गौर से सुन रही थी, जो इस वक्त अपनी जीत का जश्न मनाते हुए कह रहा था, देखा तुमने मल्लिका डार्लिंग, किस्मत ने एक बार फिर से बाजी मेरे हाथ में दे दी। तो प्रिया भले ही हमसे एक कदम आगे चल रही थी, लेकिन आखिरकार मैंने उसे पीछे छोड़ ही दिया। एक जोरदार ठहाका लगाते हुए श्रीनाथ ने मल्लिका को अपनी गोद में खींच लिया और फिर उसे चूमने लगा। मल्लिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह श्रीनाथ, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, सचमुच तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। फिर उसने थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा, लेकिन श्रीनाथ, ये काली रेत और अंगूठी का क्या चक्कर है? श्रीनाथ बोला, हमारी उस बंजर जमीन पर प्रिया ने जो बेसमेंट खुदवाया था, उसके अंदर काली रेत मिलेगी। उस रेत में घुसकर हमें लाइब्रेरी वाले लॉकर रूम तक पहुंचना होगा। मल्लिका ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, काली रेत में घुसकर? ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है श्रीनाथ। ये सुनकर श्रीनाथ ने फिर से ठहाका लगाया। उसने उठकर पास ही रखे कैबिनेट को खोला और उसमें से एक लॉकेट निकालकर मल्लिका को दिखाया। मल्लिका ने देखा कि वो लॉकेट बहुत पुराना था और उस पर एक बहुत ही अजीब सा सिंबल बना हुआ था। श्रीनाथ ने कहा,
प्रिया एक अंगूठी की मदद से उस काली रेत में से होती हुई लॉकर तक पहुंची थी और अब हम इस लॉकेट की मदद से वहां पहुंच जाएंगे और फिर इसी की मदद से मैं अपना वाला लॉकर खोल लूंगा। इसके बाद श्रीनाथ ने उस लॉकेट को चूमते हुए कहा, वैसे इस लॉकेट की सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ मेरे वाले ही नहीं बल्कि उस लॉकर रूम के सारे लॉकर्स को खोल सकता है। ये एक तरह से उन लॉकर्स की मास्टर की है। मल्लिका ने खुश होते हुए कहा, वाओ श्रीनाथ, इट्स दैट्स अमेजिंग। और तुम्हारे उस लॉकर में जो चीज है वो तुम्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देगी, है ना? श्रीनाथ ने इसका जवाब तुरंत ना में दिया। नहीं मल्लिका। मल्लिका श्रीनाथ का ना सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि। मल्लिका अपनी पूरी बात कहती, लेकिन तभी उसने गौर किया कि श्रीनाथ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। श्रीनाथ ने मुस्कुराते हुए मल्लिका से कहा, इंसान नहीं मल्लिका, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान। इतना कहकर श्रीनाथ पागलों की तरह ठहाके लगाने लगा। जैसी हंसी श्रीनाथ हंस रहा था उससे भी ज्यादा भयानक हंसी इस वक्त एक दूसरी दुनिया में भी गूंज रही थी। ये हंसी थी उसी शैतान की और ये वही काली दुनिया थी जो इस धरती के किसी गुमनाम हिस्से में थी। यहाँ चारों तरफ काली रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। ऊपर आसमान का रंग एकदम खून जैसा लाल था। ठंडी बर्फीली हवाएं अपनी पूरी रफ्तार से चलती हुई तेज शोर मचा रही थी, लेकिन इस शोर में एक तेज और उस शैतान की खौफनाक हंसी थी। वो शैतान तिकोनी निशान वाली अपनी लाठी लिए इस काले रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसके साथ वो बच्चा भी था और अब बचपन की उम्र को वो तेजी से पीछे छोड़ता जा रहा था। शैतान ने अपनी लाठी का एक जोरदार वार उसी काली रेत पर किया और इसी के साथ वो अजीब तरह से चिल्लाया। देखते ही देखते उस काली रेत में तेज हलचल मचने लगी। ऐसा लगा जैसे ये रेत नहीं बल्कि ये काला समंदर है जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। अगले ही पल उस रेत में से कुछ इंसान प्रकट होने लगे। वे सब पूरे शरीर पर अपने काले कपड़े ओढ़े हुए थे, जिसने उनके चेहरे को भी ढक रखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान रेत से ही बने हुए हों। उनके जिस्म से लगातार काली रेत गिर रही थी। तभी वो शैतान गरजती हुई आवाज में चीखा, गुलामों! इसी के साथ वहाँ सन्नाटा छा गया। तेज रफ्तार से चलती ठंडी बर्फीली हवा भी अचानक रुक गई। वे सभी गुलाम इंसान शैतान के सामने अपना सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठ गए। शैतान ने बारी बारी से अपनी सभी गुलामों पर एक नजर डाली, फिर वैसे ही दहाड़ते हुए फिर बोला, मेरे मालिक त्राशान ने मुझे और भी ज्यादा ताकत दे दी है, इसलिए तबाही मचाने का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। ये बच्चा जल्दी अपनी खास उम्र को हासिल कर लेगा और तब तक हमें अपनी फौज बढ़ानी होगी। ये कहते कहते उसके काले सूखे होठों पर एक शैतानी हंसी चमकने लगी। उसने अपने तिकोने निशान को ऊपर उठाते हुए कहा, जाओ गुलामों, इंसानों की उस दुनिया के हर हिस्से में फैल जाओ और ज्यादा से ज्यादा इंसानों को मेरा गुलाम बनाकर यहाँ रखो। शैतान की बात पूरी होते ही उसके तिकोने निशान में से तेज रोशनी निकली। वे सारे गुलाम फिर से काली रेत में तब्दील हो गए। शैतान फिर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा, लेकिन उस बच्चे का चेहरा काफी गंभीर लग रहा था। उसने शैतान से पूछा, रोशनी की दुनिया की वो किताब जब तक जिंदा है तब तक हम तबाही नहीं मचा सकते। इस पर शैतान ने बच्चे को घूरते हुए कहा, तुम्हें उस किताब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ वही करो जो मैंने तुमसे करने को कहा था। इस पर बच्चे ने कहा, मैंने वही तो किया है। वो डमालो उस किताब के पीछे पड़ा हुआ था, मैंने उसे काली रेत में दफन कर दिया और श्रीनाथ की वो पुरानी डायरी थी उसका भी वजूद मैंने मिटा दिया। अब श्रीनाथ उस लाइब्रेरी वाले तहखाने तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन बच्चे की बात पूरी होने से पहले ही अचानक वहाँ एक तेज आवाज गूंजी, नहीं, ये गलत है। श्रीनाथ ने लाइब्रेरी के लॉकर रूम में जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। ये सुनकर शैतान और उस बच्चे ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक काला साया खड़ा हुआ था, जिसके जिस्म से लगातार काली रेत गिर रही थी। उसके चेहरे पर बस उसकी आंखें नजर आ रही थी, जो इस अंधेरे में चमक रही थी। शैतान अभी कुछ कहता कि उससे पहले उस काले साये ने कहा,
और श्रीनाथ के लॉकर में एक ऐसी चीज है जो प्रिया के उस किताब से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर श्रीनाथ ने उसे हासिल कर लिया तो शैतान जोर से दहाड़ा। नहीं, वो श्रीनाथ वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। मैं उसे इसी वक्त खत्म कर डालूंगा। लेकिन शैतान की बात पूरी होने से पहले ही बच्चे ने कहा, तुम भूल रहे हो कि श्रीनाथ के पास प्रिया की उस अंगूठी की तरह एक ताकतवर चीज है। तुम श्रीनाथ को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। इस पर शैतान ने कुछ सोचते हुए बच्चे से कहा, ठीक है, उस श्रीनाथ से मैं निपट लूंगा। तुम अब प्रिया के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करो। तो बच्चा बात सुनकर थोड़ा सा सहम गया। शैतान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ऐसे डर क्यों गए? बच्चा बोला, नहीं, उस ताकतवर किताब के होते हुए मैं माँ के करीब नहीं जाऊंगा। मुझे डर लगता है उस किताब से। वो किताब मुझे मार डालेगी। शैतान दहाड़ा। खामोश। फिर उसने अपनी शैतानी लाठी बच्चे की तरफ तानते हुए कहा, हमारी दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम खुद खौफ का दूसरा नाम है। तुम्हें अपना वो मकसद हर हाल में पूरा करना है जिसके लिए तुमने जन्म लिया है। मेरे होते हुए वो किताब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब जाओ यहाँ से। शैतानी लाठी के उस तिकोने निशान में से फिर से तेज चमक निकली और वहाँ से सब कुछ गायब हो गया। अब वहाँ न वो शैतान था, न वो काला साया और न ही वो बच्चा। उधर प्रिया पायल को उसके घर ड्रॉप करने के बाद अब अपने घर वापस लौट रही थी। शाम ढल चुकी थी और अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। प्रिया काफी संभल कर ड्राइव कर रही थी, क्योंकि आज हाईवे पर जिस तरह से उसके साथ वो हादसा हुआ था वो थोड़ी डर गई थी। लेकिन उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसने सचमुच ही अपने डैड को वहाँ बीचों बीच सड़क पर देखा था। ये उसकी आंखों का धोखा या कोई वहम नहीं था। प्रिया को ये बात काफी हैरान कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, जब से डैड की डेथ हुई है तब से ये पहला मौका है कि मैंने डैड को इस तरह से देखा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैं उस वक्त खुली आंखों से कोई सपना देख रही थी, या ये भी उसी शैतान की कोई चाल थी? शैतान का ख्याल आते ही अचानक प्रिया के दिमाग में एक और बात तेजी से फ्लैश हुई। वो शैतान और वो बच्चा आखिर है कहाँ? जब से वो किताब मेरे पास आई है और जब से मैं पायल को अंधेरे की दुनिया से वापस लेकर आई हूँ, उसके बाद से वो शैतान और बच्चा ये दोनों ही मुझे दिखाई देने बंद क्यों हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे साथ फिर से कोई नई चाल खेल रहा हो? तभी प्रिया का फोन बजने लगा। पहले तो प्रिया ने इसे अवॉइड करना चाहा, लेकिन जब उसने फोन स्क्रीन पर नीना का नाम देखा तो उसने फौरन कॉल रिसीव किया। हेलो प्रिया। दूसरी तरफ से नीना की आवाज आई, तू कहाँ है और तू कैसी है? प्रिया को थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर नीना ऐसे क्यों बात कर रही है। उसने कहा, हाँ नीना, मैं ठीक हूँ और रास्ते में हूँ, अभी घर पहुँच जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या? सब ठीक तो है ना? और तू कहाँ है इस वक्त? इस पर नीना ने फौरन कहा, हाँ, घर पर सब ठीक है, मैंने तो बस यूं ही फोन कर दिया था। ओके बाय। इसी के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। प्रिया की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसके दिमाग में कहीं खतरे की घंटी बज रही थी। उसने अब अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी तो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। घर पहुंचते ही उसने नीना को ढूंढा, लेकिन नीना इस वक्त घर पर नहीं थी। वो अभी एक रेस्टोरेंट में से बाहर निकली थी। ये शहर का सुनसान इलाका था और नीना यहाँ उसी गुमनाम औरत से मिलने आई थी जिसने आज उसे फोन किया था। रेस्टोरेंट से जब नीना बाहर निकली तो उसके साथ वो औरत भी थी। उसने अपना चेहरा स्कार्फ से कवर करके रखा था और रात में भी डार्क शेड्स पहने हुए थे। उस औरत ने बड़ी सावधानी से इधर उधर देखा और फिर उसने नीना से कहा, ओके नीना, मैं चलती हूँ, लेकिन जो काम मैंने तुम्हें करने को कहा है उसे तुम पूरी होशियारी के साथ करना। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। याद रखो, ये तुम्हारी बहन प्रिया की जिंदगी और मौत का सवाल है। नीना ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं ये काम कर लूंगी एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी हेल्प की। औरत ने नीना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक्स मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था और अब मैं तुम्हें 3 दिन बाद फोन करूंगी।
इसी के साथ वो औरत तेजी से चलती हुई किसी अंधेरे कोने में गुम हो गई। नीना भी घर जाने के लिए टैक्सी बुक करने लगी। तभी उसे एक आवाज आई, अरे नीना, तुम यहाँ? नीना ने चौंक कर देखा तो सामने इंस्पेक्टर कश्यप खड़ा हुआ था। नीना ने गुस्से से कहा, ओ आप, यानी आप पहले प्रिया का पीछा किया करते थे और अब मेरे पीछे पड़ गए? कश्यप मुस्कुरा दिया और बोला, कम ऑन नीना, तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी हो गई है। अरे मैं तो अपनी ड्यूटी पर हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर यहाँ रुक गया। नीना ने उसी गुस्से के साथ कहा, तो जाइए ना, अपनी ड्यूटी कीजिए, यहाँ खड़े रहकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तभी कश्यप की नजर नीना के फोन पर गई और उसने फौरन कहा, अरे तुम ये टैक्सी से मत जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नीना ने बुरी तरह इरिटेट होते हुए कहा, लुक इंस्पेक्टर, तुम जानबूझकर ना मुझसे चिपकने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। कश्यप पहले तो हंस पड़ा, फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अच्छा चलो, तुम मेरी कंप्लेन कर देना, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस सुनसान इलाके में कोई भी टैक्सी जल्दी से आएगी। नीना ने देखा कि कश्यप सही कह रहा था। उसके फोन में टैक्सी का वेटिंग टाइम तकरीबन 1 घंटा शो हो रहा था। नीना ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर थोड़े रूखे लहजे में कहा, ओके, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन आप मुझसे रास्ते में कोई भी बात नहीं करेंगे, ना तो कोई सवाल पूछेंगे और ना ही मैं कोई जवाब दूंगी। कश्यप नीना के इस एटीट्यूड पर एक बार फिर से हंस दिया। उधर प्रिया को नीना कहीं दिखाई नहीं दी, तो उसने रागिनी के कमरे में जाकर रागिनी से नीना के बारे में पूछा। रागिनी ने कहा, बेटा वो मुझे कुछ बताकर नहीं गई, शायद किसी फ्रेंड से मिलने गई हो। प्रिया के दिल में एकदम से खटका सा हुआ। वो अपना फोन निकालकर नीना का नंबर डायल करने लगी, लेकिन अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ कि उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और वो दौड़ती हुई अपने कमरे में गई। उसने फुर्ती से अपना वार्डरोब खोला और ये देखकर कि प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई कि वो रोशनी की दुनिया की सबसे ताकतवर किताब अब वहाँ